को कलेक्ट करना है, क्लासिफाई करना है, प्रेजेंट करना है, एनालाइज करना है, ये बताया। कैरेक्टरिस्टिक भी बताया कल आपको, ये एग्रीगेट ऑफ डाटा है, मतलब सिंगल इंफॉर्मेशन को स्टैटिस्टिक नहीं बोलते, आपको मैंने बताया। फिर मैंने आपको क्या बताया, दूसरी बात, यहाँ पे सारे डाटा, डाटा माने इंफॉर्मेशन होता है, नंबर्स होते हैं, उसको न्यूमेरिकली एक्सप्रेस किया जाता है। फिर मैंने आपको बताया यहाँ पे कंपैरिजन किया जाता है, एक पर्पस होता है तभी आप डाटा या इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो, वरना नहीं करते हो। और आखिरी में बताया कि हर इंफॉर्मेशन के पीछे मल्टीपल कॉजेस या रीजंस हैं। आपको मैंने कल कैरेक्टरिस्टिक बताए थे और मुझे लगता है आपको समझ आए थे। हैंड रेस करो कल अगर पढ़े थे और समझ आए थे कि नहीं कैरेक्टरिस्टिक, हाँ या ना, समझ आए थे कि नहीं आए। आज कुछ नई चीजें हम लोग करते हैं, ध्यान से सुनना, अच्छे से समझना, और जो पढ़ा रहा हूं उससे क्वेश्चंस भी पूछूंगा, तो उस हिसाब से आप अपनी तैयारी रखो। आज हम लोग पढ़ते हैं स्टैटिस्टिक डेफिनेशन। ध्यान से सुनना, स्टैटिस्टिक डेफिनेशन, ये 1 मार्क में आपसे टेस्ट में पूछा जाएगा, तो उस हिसाब से आप इसकी प्रिपेयर करो। इन प्लूरल सेंस और दूसरा सिंगुलर सेंस। दो तरह की डेफिनेशन में लिख के दे रहा हूं, आप लोग भी देख लो और इस डेफिनेशन को ध्यान रखना। आपको बोलेगा डिफाइन स्टैटिस्टिक इन प्लूरल सेंस, तो ये डेफिनेशन लिखना, सिंगुलर बोलेगा तो दूसरी लिखना। नोट्स में भी दोनों रहेगी, तो डोंट वरी, आपको ये पता रहेगा, समझ आ जाएगा। अगर प्लूरल सेंस की डेफिनेशन बोलूं तो डेफिनेशन है स्टैटिस्टिक is the aggregate of numerical facts। न्यूमेरिकल फैक्ट्स के एग्रीगेट को स्टैटिस्टिक कहते हैं, प्लूरल सेंस के डेफिनेशन में। और सिंगुलर सेंस की अगर मैं इसकी डेफिनेशन आपको कहूं, तो सिंगुलर सेंस में इसकी डेफिनेशन होती है अ मेथड ऑफ कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, जो कल पढ़े थे वही डेफिनेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। न्यूमेरिकल डाटा यार ये देख लो, अच्छे से सीख लो। प्लूरल सेंस में क्या मतलब होता है स्टैटिस्टिक का, इट इज द एग्रीगेट ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स। और सिंगुलर सेंस में क्या होता है, इट इज अ मेथड ऑफ कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। ये दो डेफिनेशन से, एक प्लूरल सेंस की, एक सिंगुलर सेंस की। आपके मन में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। यस और नो बोलो, जो मैंने लिखा वो समझ आया कि नहीं। जस्ट सिर्फ ये बोला जाए कि ग्रुप ऑफ नंबर से स्टैटिस्टिक, तो प्लूरल सेंस की डेफिनेशन है। और मैं अगर ये बोलूं कि स्टैटिस्टिक एक मेथड है जहां इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है, क्लासिफाई होती है, प्रेजेंट होती है और एनालाइज होती है, तो इसको हम सिंगुलर सेंस की डेफिनेशन बोलते हैं। तो ये दो डेफिनेशन हैं जो आपको पता होनी चाहिए। दूसरी चीज जो आपको पता होनी चाहिए, जो समझना चाहिए, वो ये है कि स्टैटिस्टिक का नेचर क्या है। ये भी आपको 1 मार्क में मैं पूछूंगा, तो उस हिसाब से इसको आप याद रखो। व्हाट इज द नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक। नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक बोलने का मतलब बेसिकली ये है कि इज स्टैटिस्टिक साइंस और आर्ट। स्टैटिस्टिक क्या है, साइंस है कि आर्ट है, आप बताओ। स्टैटिस्टिक साइंस है कि आर्ट है, आप बताओ। चलो मैं आपको बताता हूं, और ये आंसर याद रखना क्वेश्चन सहित, क्वेश्चन सहित आंसर याद रखना। स्टैटिस्टिक साइंस है कि आर्ट है, तो आप याद रखना स्टैटिस्टिक is both science as well as art, as it involves
Systematic process like science, systematic process like science, and deals with daily life problem. That is why it is art. सीख लो बेटा, समझ लो बहुत अच्छे से। जो स्टैटिस्टिक है वो साइंस भी है और आर्ट भी है। कारण ये है क्योंकि साइंस की तरह यहाँ पे सिस्टमेटिक वर्क होता है। पहले इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है, फिर क्लासिफाई होती है, फिर प्रेजेंट होती है, फिर उसका रिजल्ट आता है, इसलिए साइंस है। और क्योंकि यहाँ पे डेली लाइफ प्रॉब्लम से डील किया जाता है इसलिए आर्ट है। सर डेली लाइफ प्रॉब्लम का मतलब क्या? तो जैसे हमारी गवर्नमेंट जो होती है वो अलग अलग तरह के स्टैटिस्टिक कलेक्ट करती है। जैसे कि अगर मैं बोलूं पॉवर्टी को लेकर, अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर, ये सब डेली लाइफ की समस्याएं हमारे देश की, इसको लेकर गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक का इस्तेमाल करती है। इसलिए ये माना जाता है कि क्योंकि डेली लाइफ की प्रॉब्लम को हैंडल कर रही है इसलिए आर्ट है, और क्योंकि सिस्टमेटिकली कलेक्ट किया जाता है इसलिए साइंस है। अब आप बताओ, आपको क्वेश्चन और आंसर समझ आया कि नहीं आया? हाँ या ना? आपको क्वेश्चन और आंसर समझ आया कि नहीं आया ये बता दो। सभी लोग हैंड रेस करके बताओ भैया। पहले स्टैटिस्टिक की डेफिनेशन समझ आई कि नहीं ये बता दो, और दूसरा साइंस है कि आर्ट है ये समझ आया कि नहीं ये बता दो। नेक्स्ट थिंग जो बोलूंगा मेरी बात को सुनना अच्छे से और समझना अच्छे से। अच्छा एक बात बताओ, हु इज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? हु इज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? कौन बता पाएगा मेरे को? हु इज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? बोलो फटाफट, आपको पढ़ाया हुआ है। वेरी गुड। एडम स्मिथ इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। आपको ये चीज पता होनी चाहिए। अब मैं यहां जो बोल रहा हूं उस बात पर याद रखो, फादर ऑफ स्टैटिस्टिक is Gottfried Ackenwell। रट डालना बेटा, वन मार्किंग में सब पूछता है आपसे। Gottfried Ackenwell। Gottfried Ackenwell is the father of statistics। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ है, भूलना मत। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ है और फादर ऑफ स्टैटिस्टिक गॉडफ्रीड अकेनवेल है। ये दिमाग में बैठ जाना चाहिए आपके एकदम, कोई डाउट इसमें आपको आना नहीं चाहिए। मार्शल तो खाली एक वेलफेयर डेफिनेशन दिया है, वो कुछ नहीं है। ठीक है, तो ना ये एकदम अच्छे से ध्यान रखिएगा। गॉडफ्रीड एकेनवेल, GOTFRIED, गॉडफ्रीड एकेनवेल, ये फादर ऑफ स्टैटिस्टिक है और फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ है। आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी और इसमें आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं गई होगी, क्लैरिटी है। तो आज की क्लास में आपने क्या पढ़ा? स्टैटिस्टिक की डेफिनेशन पढ़ा, प्लूरल सेंस, सिंगुलर सेंस। दूसरी चीज आपने पढ़ा साइंस है कि आर्ट है, तो आपको पता लग गया दोनों है। अब आपको पता है फादर ऑफ स्टैटिस्टिक कौन है, गॉडफ्रीड एकेनवेल है। ठीक है, अभी 2-3 क्लास थ्योरी चलेगी, फिर भयानक न्यूमेरिकल्स हैं, तो बहुत अच्छे से करना है इसको। अब हम लोग आते हैं और अपनी क्लास में आज ये पढ़ेंगे, जैसे ये हमारा कंप्लीट हो गया तो हम ये पढ़ते हैं कि स्टैटिस्टिक के नुकसान क्या है। व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक? व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक? स्टैटिस्टिक के नुकसान क्या है, नुकसान की बात करते हैं। देखो हर चीज के अपने फायदे और नुकसान होते हैं, स्टैटिस्टिक के भी अपने फायदे और नुकसान है। तो अगर मैं नुकसान बोलूं तो इसका नुकसान नंबर 1 ये है कि इट इज द स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट ओनली। इट इज द स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट ओनली एंड इग्नोर्स क्वालिटी। ये बहुत बड़ी दिक्कत है स्टैटिस्टिक। स्टैटिस्टिक में सिर्फ नंबर से मतलब होता है, तो नंबर्स के चक्कर में हम क्या करते हैं, लोगों की कुछ क्वालिटी जैसे ऑनेस्टी, ठीक है, हेल्थ,
विजडम मतलब इंटेलिजेंस, ये सब को इग्नोर कर देते हैं। तो नंबर्स में क्या रखा है यार, नंबर तो चेंज होते रहते हैं। मेरे रिपोर्ट कार्ड में मैं 6 को 8 कर दूंगा, क्या पता, किसी को पता लगेगा क्या? तो नंबर्स तो मैनिपुलेट हो सकते हैं। तो स्टैटिस्टिक का इशू यही है कि स्टैटिस्टिक में सिर्फ नंबर्स से डील किया जाता है, लोगों की क्वालिटीज को ये इग्नोर कर देता है। दूसरा इशू या दूसरा लिमिटेशन जो स्टैटिस्टिक के साथ है वो ये है कि स्टैटिस्टिक स्टडीज एग्रीगेट ओनली, स्टडीज एग्रीगेट ओनली, ठीक है। इसमें नुकसान आपको समझना होगा बेसिकली क्या है कि स्टैटिस्टिक ओनली स्टडीज एग्रीगेट, हैंस इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस इज इग्नोर्ड। एक एग्जांपल दे रहा हूं जिससे ये चीज आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। 11 लोगों की क्रिकेट टीम है, 11 प्लेयर्स की क्रिकेट टीम है, पूरी टीम मिलकर 100 रन बना रही है और उसमें से मैं अकेला 90 बना रहा हूं। तो रिपोर्ट ये जाएगी कि टीम इज परफॉर्मिंग पुअर, टीम बहुत खराब है। मैंने जो अकेले 90 रन बनाया उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाएगा, क्योंकि एक इंसान के नंबर्स को ना देखकर यहाँ पे 11 लोग की टीम के रन को देखा जा रहा है। तो मैं क्या कहना चाहता हूं, आप ये बात समझो। स्टैटिस्टिक में दिक्कत ये है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स को कलेक्ट किया जाता है, तो अगर कोई बहुत अच्छा परफॉर्म कर भी रहा होगा तो इसको इग्नोर कर दिया जाता है। आप बताओ मेरी बात आपको समझ आई कि नहीं आई? ये दोनों पॉइंट समझ आए कि नहीं? स्टैटिस्टिक के लिमिटेशन या नुकसान क्या है? सबसे पहले ये नंबर्स को ही स्टडी करता है, क्वालिटीज को इग्नोर कर देता है, ये इसका पहला नुकसान। दूसरा नुकसान ये है कि सिंगल नंबर को स्टडी नहीं करता है, एग्रीगेट को स्टडी करता है। तो कई बार मान लो आपकी क्लास में सब फेल हो रहे हैं, आपके नंबर अच्छे आ रहे हैं तो भी आपको तारीफ नहीं मिलेगी, आपको इग्नोर कर दिया जाएगा। कारण ये है कि सिर्फ आपके नंबर को नहीं देखा जा रहा है, पूरी क्लास के नंबर को देखा जा रहा है, तो बाकियों के साथ आपका भी नाम खराब होगा। तीसरी चीज जो स्टैटिस्टिक में दिक्कत देती है वो ये है कि सिमिलर डाटा ऑब्लिक होमोजेनस डाटा इज रिक्वायर्ड, similar data oblique homogeneous data is required। स्टैटिस्टिक की एक बहुत बड़ी दिक्कत यह है कि जब आप कलेक्शन करने जाते हो तो इसमें आपको सिमिलर नेचर की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं, अगर मैं रायपुर में कॉमर्स के बच्चों की जानकारी इकट्ठा कर रहा हूं, कॉमर्स स्टूडेंट की कर रहा हूं, तो मेरे पास जितना डेटा आना चाहिए वो केवल कॉमर्स स्टूडेंट का आना चाहिए। मान लो अगर मेरे पास इंफॉर्मेशन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के स्टूडेंट की आती है तो मेरे कोई काम की नहीं है। तो स्टैटिस्टिक में एक इशू ये भी होता है कि सिर्फ नंबर ही नहीं कलेक्ट करने हैं, आपको कंपेयर करने के लिए एक जैसे नंबर्स कलेक्ट करने होते हैं, ठीक है। अलग अलग अगर आपने नंबर्स कलेक्ट करे तो इंफॉर्मेशन कोई काम की नहीं होगी। मेरे को बोला गया सचदेवा इंटरनेशनल स्कूल जाओ, क्लास 11th में कॉमर्स के बच्चों का डिटेल लाओ। अब मेरे को पता नहीं है कि कॉमर्स की क्लास कौन है, मैं क्लास 11 देख के घुस गया, सारे बच्चों के मार्क्स पूछ के आ गया, तो उसमें कुछ बच्चे पीसीएम के थे, कुछ बायो के थे, कुछ कॉमर्स के थे, कुछ आर्ट्स के थे। तो अब आप बताओ ये इंफॉर्मेशन कोई काम की रह गई क्या? मैं क्लास 11 देख के घुस गया, कुछ पीसीएम के बच्चों के नंबर डाल दिया, कुछ बायो के, कुछ कॉमर्स के, कुछ आर्ट के, तो अब ये कोई इंफॉर्मेशन मेरे काम की रह गई क्या? नहीं रह गई। अगर मेरे को कॉमर्स बोला गया तो सारे बच्चे कौन से होने चाहिए? कॉमर्स के ही होने चाहिए। तो लिमिटेशन आपको 6 मार्क में पूछी जाती है और बहुत अच्छे से आप सुन लो। सबसे पहला दिक्कत यह है स्टैटिस्टिक में कि यहाँ पे न्यूमेरिकल फैक्ट्स को बस देखा जाता है, नंबर्स को देखा जाता है, क्वालिटी को नहीं। दूसरा, सिंगल नंबर को नहीं स्टडी किया जाता है, एग्रीगेट को स्टडी किया जाता है। तीसरी बात, यहाँ पे इंफॉर्मेशन जब होमोजेनस या सिमिलर होगी तभी उसका कोई मतलब है, अदरवाइज मतलब नहीं है। चौथी लिमिटेशन जो स्टैटिस्टिक की है वो ये है, रिजल्ट में नॉट बी एक्यूरेट, नॉट बी एक्यूरेट। अच्छा एक बात बताओ, अगर क्लास में 3 स्टूडेंट हैं
क्लास में 3 स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट का 40 मार्क आया, दूसरे का 20 मार्क आया और तीसरे का 30 मार्क आया, तो एवरेज मार्क्स कितने आए ये बताओ। मैथ से तो क्लास 10th तक हम पढ़े हैं, बताओ इनका एवरेज मार्क्स कितना है। बोलो फटाफट बोलो, एवरेज मार्क्स कितना है। अगर एक बच्चे का 40 नंबर है, दूसरे बच्चे का 20 नंबर है, तीसरे बच्चे का 30 नंबर है, तो एवरेज मार्क्स क्या है। 40 प्लस 20 प्लस 30 अपॉन 3, 90 अपॉन 3, 30 एवरेज मार्क हुआ ना, 30 हुआ ना एवरेज मार्क। कैसे कर रहे हो, 30 हुआ ना एवरेज। अब सुनो, इनमें से ये एक स्टूडेंट है मार्क वाइट जो 40 नंबर इसका हम मान रहे थे, इसने बोला कि सर धोखे से मैंने 40 बोल दिया, एक्चुअल में तो मेरा 60 मार्क्स आया था। तो अब बताओ हमने जो एवरेज ऊपर निकाला था वो सही निकाला था कि गलत निकाला था। ठीक, पहले हमको क्या मार्क पता थे, नंबर क्या पता थे, 40 20 30, तो हमने एवरेज बताया, 3 बच्चों के 30 नंबर आए। अब मार्क वाइट आके बोलता है मेरा 40 नहीं 60 मार्क है, तो हमारा एवरेज सही है कि गलत है। अब हमारा एवरेज गलत हो गया, आप सब अग्री करते हो मेरी बात से। तो स्टैटिस्टिक में दिक्कत ये, नंबर से ना नंबर बदलते हैं, तो यहाँ पे रिजल्ट आप एक्यूरेट नहीं बोल सकते। आपके साथ भी होता है ना, कई बार टीचर आपका पेपर चेक करके देती है तो कैलकुलेशन एरर हो जाता है, तो आप जाके करेक्शन करवाते हो। तो स्टैटिस्टिक में दिक्कत ये है कि रिजल्ट एक्यूरेट आए ये जरूरी नहीं है, ये याद रखो। नेक्स्ट स्टैटिस्टिक की जो लिमिटेशन है वो ये है कि स्टैटिस्टिक का यूज सिर्फ एक्सपर्ट कर सकते हैं, कैन बी यूज्ड बाय एक्सपर्ट्स ओनली, कैन बी यूज्ड बाय एक्सपर्ट्स ओनली। आम आदमी अगर स्टैटिस्टिक पढ़ने भी जाएगा तो उसको कुछ नहीं पढ़ने पड़ेगा। स्टैटिस्टिक का इशू ये है कि जब तक इसको कोई एक्सपर्ट ना पढ़े समझ नहीं आता। 6 नंबर की मैं आपसे पूछूंगा लिमिटेशन, रट डालना इसको। स्टैटिस्टिक न्यूमेरिकल फैक्ट को बस स्टडी करता है, नंबर्स को, क्वालिटी से इसको कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ एग्रीगेट स्टडी करता है, ग्रुप स्टडी करता है, सिंगल नंबर को स्टडी नहीं करता। यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन का एक जैसा या सिमिलर होना जरूरी है, यहाँ पे रिजल्ट एक्यूरेट हो ये जरूरी नहीं है। स्टैटिस्टिक का यूज एक्सपर्ट्स ही कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है, विदाउट एविडेंस ऑब्लिक रेफरेंस statistic may be proved wrong। अगर आपके पास सबूत नहीं है तो आपके स्टैटिस्टिक को गलत भी प्रूव किया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे जब आप अकाउंट्स का कोई क्वेश्चन सॉल्व करोगे या मैथ्स का कोई क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जैसे अकाउंट्स में आपकी बैलेंस शीट है, यहाँ पे लायबिलिटी दिख रही है। बैलेंस शीट के बारे में कितने लोग जानते हो ये बताओ आप लोग में से, बैलेंस शीट के बारे में कितने लोग जानते हो, हैंड रेस करके बताओ। जानते हो, तो बैलेंस शीट में जैसे मैंने क्या किया, क्वेश्चन पेपर में एसेट एंड लायबिलिटी साइड को मैच कर दिया, पर अगर मैं इसकी वर्किंग नहीं शो करूंगा कि ये मैंने कैसे किया, तो मेरे आंसर को गलत माना जाएगा। सर आपकी वर्किंग का है, क्या सबूत है कि आपने सॉल्व किया, चीटिंग भी तो कर सकते हो। मैथ्स का एक बड़ा क्वेश्चन है, डायरेक्ट सॉल्यूशन बना दिया, अगर मैं वर्किंग नहीं बनाऊंगा तो मेरे को बोलेंगे कि आपने जो किया है वो गलत किया है। तो स्टैटिस्टिक में भी यही है कि जब हम नंबर्स कलेक्ट करते हैं तो हमें प्रूफ भी बताना होता है कि हमने कलेक्ट किया है, हमारी ही वर्किंग है, और यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारे स्टैटिस्टिक को गलत भी प्रूफ किया जा सकता है। तो ये सारे लिमिटेशन है स्टैटिस्टिक के, रट जाने चाहिए आपको। क्या क्या पढ़े हो स्टैटिस्टिक में अभी तक, ध्यान से सुन लो यार आप लोग। स्टैटिस्टिक में आपने स्टैटिस्टिक का मतलब पढ़ लिया, ठीक है, स्टैटिस्टिक क्या है, स्टैटिस्टिक के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आपने पढ़ लिए, मुझे लगता है आपको समझ आएंगे। आपने स्टैटिस्टिक की डेफिनेशन पढ़ी है, और प्लूरल और सिंगुलर सेंस दोनों डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। आपने स्टैटिस्टिक का नेचर पढ़ा कि साइंस है कि आर्ट है, तो याद रखो दोनों है। फादर ऑफ स्टैटिस्टिक कौन है, गॉटफ्रीड एकेनवेल है। और आपने स्टैटिस्टिक की लिमिटेशन पढ़ी, आई होप आपको लिमिटेशन समझ आ गई होगी। यस और नो करके बताओ आपको लिमिटेशन समझ आई कि नहीं आई, हाँ या ना। नेचर मतलब बेटा साइंस भी और आर्ट भी है, क्योंकि सिस्टमैटिकली कलेक्ट किया जाता है इसलिए साइंस है।
और डेली लाइफ प्रॉब्लम से डील करता है स्टैटिस्टिक, इसलिए आर्ट है। गवर्नमेंट को अलग अलग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नंबर्स और स्टैटिस्टिक चाहिए होते, इसलिए आर्ट है। ठीक है। सिंगुलर स्टैटिस्टिक अगर डेफिनेशन बोलोगे तो यहां बोला जाता है स्टैटिस्टिक में स्टेप बाय स्टेप काम होता है, कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। स्टेप बाय स्टेप काम होता है, पहले कलेक्शन होगा, फिर क्लासिफिकेशन, फिर प्रेजेंटेशन, फिर एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन होगा। ये सिंगुलर सेंस की डेफिनेशन है। और प्लूरल सेंस की डेफिनेशन बोलती है कि जब आप बहुत सारे नंबर्स को कलेक्ट कर देते हो और उनके बीच कंपैरिजन करते हो तो ये स्टैटिस्टिक है। तो ये दोनों डेफिनेशंस अलग अलग है और आपको ये दोनों ही आनी चाहिए। जब आप बोलोगे एग्रीगेट ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट, अलग अलग नंबर को सिर्फ कलेक्ट करना, तो ये प्लूरल सेंस की डेफिनेशन है। और जब आप सिंगुलर सेंस बोलोगे तो इसका मतलब है पहले कलेक्ट करो, फिर क्लासीफाई करो, फिर प्रेजेंट करो, फिर एनालाइज और इंटरप्रेट करो। भूलना मत, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एकदम अच्छे से इसको हमको करना है। ठीक है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अगर आपको लिमिटेशन से समझ आ गई है सब लोग को, तो हम अब एक टॉपिक करते हैं, थोड़ा ध्यान से सुनना और अच्छे समझना। डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक। और जो जो पढ़ा रहा हूं सब पूछूंगा तो बहुत अच्छे से करना। डिस्ट्रस्ट का मतलब होता है व्हाई पीपल डोंट बिलीव इन नंबर्स। क्यों लोग नंबर्स पे बिलीव नहीं करते, क्यों विश्वास नहीं करते स्टैटिस्टिक पे। व्हाई पीपल डोंट बिलीव इन नंबर्स। थोड़ी देर में करना और वीडियो देखना निशिता, कल भेजा हूं शाम को, उसमें कैरेक्टरिस्टिक पढ़ना। कल जो मैंने शाम को वीडियो भेजा था ग्रुप में, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्लेन्ड है, पढ़ डालना। डिस्ट्रस्ट क्यों है, लोग क्यों नंबर्स पे बिलीव नहीं करते, क्या कारण है। तो मैं यहाँ पे रीजन से लिख रहा हूँ डिस्ट्रस्ट के, ध्यान से सुनना और इन रीजंस को ही आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है। रीजन नंबर 1 बेसिकली ये है कि डिफरेंट काइंड ऑफ स्टैटिस्टिक is collected for a given problem। आप नंबर्स या स्टैटिस्टिक पे बिलीव इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि एक प्रॉब्लम को लेकर बहुत सारे अलग अलग स्टैटिस्टिक या नंबर आते हैं। एग्जांपल, मैं वेट की बात करूं, आप रेलवे स्टेशन की वेट मशीन पे जाके वेट करो, आपका वेट कुछ और बताएगा, जैसे 120 केजी बताएगा। आप होटल की वेट मशीन पे सिक्का डाल के वेट करो, वहां 100 किलो बताएगा। आप खुद फील कर रहे हो तो आपका वेट आपको 90 किलो लग रहा है। डॉक्टर के यहाँ की वेट मशीन पे आपका वेट जो है वो 105 किलो बता रहा है। तो आपको नापना सिर्फ अपना वेट है, लेकिन इशू ये है कि देखो हर मशीन अलग नंबर्स आपको प्रोवाइड कर रही है। तो आपका बताओ असली वेट कौन सा है, आप बता सकते हो क्या आप बता सकते हो आपका असली वेट कौन सा है। वैसे अगर फीवर चेक करना हो, आप देखना थर्मोमीटर जो मर्क्यूरी वाला होता है वो अलग बताता है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक वाला होता है वो अलग बताता है, टच करके अलग तरह का टेम्परेचर फील होता है। तो स्टैटिस्टिक पे लोग बिलीव इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि एक प्रॉब्लम को लेकर ना यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग फिगर्स और नंबर्स आ जाते हैं। अरे यार ये बात नहीं समझ आई तो मैं बोलता हूँ प्रॉब्लम है तुम्हारा पेपर। अब मैं अगर पेपर चेक करूंगा, प्रवीण सर करेंगे, ईशान सर करेंगे, तो सब एक ही प्रकार के नंबर देंगे कि अलग अलग नंबर देंगे, ये बताओ। सबके नंबर एक जैसे होंगे कि अलग अलग होंगे, ये बताओ। अगर आपका पेपर चेक किया जाए, एक पेपर को 3 लोग चेक करें अलग अलग टाइम पे, तो सिमिलर नंबर मिलेंगे कि आपको अलग अलग नंबर मिलेंगे, बोलो। सीधी सी बात है, अलग अलग नंबर होंगे। तो आपका एक्चुअल नंबर कौन सा है ये कैसे पहचानोगे, आपको एक्चुअल मार्क्स कितने मिले। तो स्टैटिस्टिक में ये बहुत बड़ा इशू है कि बहुत सारे स्टैटिस्टिक कलेक्ट होते हैं, इससे समझ नहीं आता कि सच क्या है, फर्स्ट थिंग। सेकंड, इसलिए लोग बिलीव नहीं करते स्टैटिस्टिक में कि इफ स्टैटिस्टिक इज कलेक्टेड इन पार्शियल मैनर,
इट विल गिव रॉन्ग रिजल्ट। अगर आपने पार्शियलिटी करी है तो स्टैटिस्टिक का रिजल्ट कभी अच्छा नहीं आ सकता। मुझे बोला गया 10 स्टूडेंट की परफॉर्मेंस चेक करो, मुझे बोला गया 10 स्टूडेंट की परफॉर्मेंस का ग्राफ लेकर आओ, कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। एक स्टूडेंट से मैं बहुत चिढ़ता हूं, तो मैंने क्या किया, उस स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को नोट ही नहीं किया। तो मैं सही रिजल्ट दूंगा कि गलत रिजल्ट दूंगा, ये बताओ। मुझे बोला गया 10 स्टूडेंट की परफॉर्मेंस कैसी है बताओ। अब हुआ क्या यार, एक स्टूडेंट जो मुझे पसंद नहीं था, मैंने उसकी परफॉर्मेंस को चेक ही नहीं किया, तो रिजल्ट सही आएगा कि गलत आएगा? गलत आएगा। तो स्टैटिस्टिक में क्या, लोग पार्शियलिटी कर देते हैं, तो पार्शियलिटी करने से क्या होता है, रॉन्ग रिजल्ट आता है। ठीक है। थर्ड थिंग, स्टैटिस्टिक sometimes is so detailed that it may confuse। कई बार कुछ स्टैटिस्टिक इतने डिटेल में होते हैं कि आप कंफ्यूज हो जाते हो कि क्या करना है, कैसे पढ़े, कैसे समझ आएगा। जैसे अगर मैं आपको बताऊं ना, अगर आप किसी कंपनी की बैलेंस शीट पढ़ने जाओगे और उसकी जर्नल एंट्रीज देखने जाओगे, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फिर ट्रेडिंग पी एंड एल अगर आप देखने जाओगे ना, तो वो 200 पेज की, 300 पेज की होती है। तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अ कॉमन मैन, आम आदमी के लिए उसको पढ़ना पॉसिबल नहीं होता है, वो कंफ्यूज हो जाता है। तो लोग स्टैटिस्टिक पे इसीलिए बिलीव नहीं करते, ध्यान रखना, क्योंकि हर चीज के अलग रिजल्ट आते हैं। दूसरा, इसमें पार्शियलिटी होती है, और कई बार स्टैटिस्टिक इतना डिटेल में होते हैं कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अब आप बताओ, आपको डिस्ट्रस्ट का कंसेप्ट समझ आया कि नहीं? हाँ या ना? आपको डिस्ट्रस्ट का कंसेप्ट समझ आया कि नहीं? बोलो हाँ या ना। आ गया? आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूं, आज आप ये करोगे। फर्स्ट थिंग, मैंने जितना पढ़ाया है पूरा पढ़ डालो। स्टडी कैसे पढ़ोगे? अभी मैं 2 बजे आपको नोट्स भेज दूंगा, आप पढ़ोगे। 2 बजे नोट्स भेजूंगा, पढ़ोगे। सेकेंड थिंग, आपका होमवर्क ये है कि इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक आप खुद पढ़ोगे। इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक आज पढ़ के देखना, नहीं समझ आए तो मैं बताऊंगा, ये सेल्फ पढ़ना। ठीक है, इतना करके रखो। आगे एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आपके लिए, सीबीएसई सिलेबस रिड्यूस करने वाला है। तो जैसे इसका नोटिस आता है मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। वैसे ही सीबीएसई एग्जाम पैटर्न भी पूरी तरह से बदल रहा है, तो वो क्या करने वाला है ये मैं आपको इन्फॉर्म करने वाला हूं। ये हो गया है, न्यूज में आ चुका है, सिलेबस रिड्यूस हो रहा है, एग्जाम का तरीका अब आपका बदलने वाला है, तो ये मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। तो जैसे ये मुझे पता लगता है मैं आपको बताता हूं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, कल मिलेंगे हम।